हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रेस्क्यू मिशन के दौरान एक हादसे में विंग की डेथ हो गई थी। वांग जी ने विंग से कहा था कि वो विंग के साथ जाएगा, लेकिन विंग उसे मना कर देता है। उसे नहीं पता था कि ये उसके और उसके हस्बैंड लान वांग जी की आखिरी मुलाकात होगी। विंग की डेथ हो चुकी थी, इस बात को सब एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन वांग जी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो सबसे यही कहता था कि विंग जिंदा है। और इन 7 सालों में वांग जी ने विंग को ढूंढना बंद नहीं किया था। पूरे 7 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक विंग का कुछ अता पता नहीं चला था। वांग जी आज भी अपनी वेडिंग रिंग को पहनता था, लेकिन अब उसने अपनी वेडिंग रिंग को एक चेन में करके अपने गले में पहनना शुरू कर दिया था। वांग जी बेड से उठता है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, क्योंकि उसने एक डरावना सपना, जो वही सपना था कि उसने अपनी आंखों के सामने विंग को खो दिया था, वही उसे दिखाई दिया था। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान सा हो गया था। वांग जी के गाल पर आंसू की बूंदें थीं, जो अब सूख चुकी थी। वांग जी अभी भी जिंदा था, लेकिन बस वो सांसें ले रहा था। वो बस विंग के लिए जिंदा था। अभी भी वो अपना ज़्यादातर वक्त आर्मी बेस कैंप के रूम में ही बिताता था, जहाँ उसने अपने और विंग के साथ कितने सपने सजोए थे, कितने वादे किए थे। और वहाँ पर उसने विंग के साथ अपनी वेडिंग नाइट भी सेलिब्रेट करी थी। और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि विंग उससे इतना जल्दी दूर हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी की लाइफ उसी पल में रुक सी गई थी, जो उसने आखिरी बार विंग के साथ बिताई थी। उसी पल में वांग जी की ज़िंदगी ठहर सी गई थी। वांग जी शावर लेने जाता है, उसका फ़ोन लगातार रिंग करता चला जा रहा था। जब वांग जी शावर लेकर वापस आया तो उसने देखा वेनिंग की 11 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। वांग जी ने कॉल उठाई तो वेनिंग कहता है, सीनियर वो वांग जी अपनी आर्मी यूनिफॉर्म को ड्रॉअर से निकाल रहा था। वहाँ पर विंग की एक स्पेयर आर्मी यूनिफॉर्म भी रखी हुई थी। एक पल के लिए वांग जी की नज़र उस यूनिफॉर्म पर टिक गई। उसे अच्छे से याद था कि कैसे मिशन पर जाने से पहले विंग आर्मी यूनिफॉर्म में अपने और वांग जी की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था और हंसते हुए ये कह रहा था कि जब वो इस मिशन को कंप्लीट करके वापस आएंगे तो विंग अपनी और वांग जी की विक्ट्री साइन के साथ ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा और सबको बताएगा कि वो और उसके हस्बैंड साथ में मिशन पर गए थे, लेकिन वो दिन कभी भी आ नहीं सका था। वांग जी जो कि भूल गया था कि वो फ़ोन कॉल पर है, तभी जब एकदम से वेन्नी ने थोड़ा तेज़ से बोला, सर सीनियर, तो वांग जी अपने होश में आया। वो बोला, वेन्निंग क्या हुआ है, तुम सुबह से मुझे इतना कॉल क्यों कर रहे हो। वेन्निंग कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर उसने कहा, सीनियर, क्या क्या सीनियर विंग के बारे में कुछ पता चल गया है? क्या आप चाह रहे हो उन्हें लेने के लिए? वेनिंग हमेशा से ही विंग की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उससे बहुत मानता था, उससे अटैच्ड भी था। वो विंग को अपना बड़ा भाई मानता था, यानी कि वेनिंग विंग को अपना बड़ा भाई मानता था। वांग जी कहता है, वेनिंग, अगर अगर कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। ये सुनते ही वेनिंग कहता है, सर मुझे पता है कि आपको सीनियर वे के बारे में कुछ पता चला है, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वांग जी ने अभी इस इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि विंग वहाँ से फिर से भाग जाए या उस ना मिले। वो कहता है, वेनिंग तुम। तभी वेनिंग ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सीनियर प्लीज़ मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊँगा, प्लीज़ सीनियर। मांगी जानता था कि वेनिंग ट्रस्टवर्दी है, तो वो वेनिंग को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मांगजी ने एक नंबर पर कॉल किया और कहा, क्या तुमने जो इनपुट दिया है मुझे उस पर्सन के बारे में जिसकी फ़ोटो मैं तुमने दिखाई थी, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो इस बार? तो सामने कॉल पर जो पर्सन था वो कहता है, मिस्टर लैन वांग जी, प्लीज़ अब मेरा यकीन करिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पर्सन को ढूंढने में मुझे इतना वक्त लग गया, वरना आज तक मुझे कभी भी इतना टाइम नहीं लगा था। और आप श्योर रहिए, इस बार इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। जिस पर्सन की आपने हमें तस्वीर दिखाई थी वो वही पर्सन है जिसकी हमने आपको लोकेशन सेंड करी है।
वांग जी की आईज नम हो गई थी आंसुओं से। उसने कॉल कट करी। वांग जी ने पहले आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का सोचा था, लेकिन अभी उसने जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। वांग जी ने अपनी गन को निकाला और उसे अपने साइड बेल्ट में लगाने लगा, क्योंकि जिस जगह पर विंग की लोकेशन बताई गई थी और जहाँ पर वांग जी को जाना था वो बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और ना ही तो सही थी। वांग जी अपने बेस कैंप से निकल चुका था और साथ ही उसके वेन्निंग भी था। वांग जी ने अपनी जीप को थोड़ा दूर पर रोक दिया और वेन्निंग के साथ आगे जाने लगा। जिस जगह पर वो दोनों इस समय थे वहाँ पर ड्रग माफियाज थे और एक से एक किलर्स थे और शायद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम जरूर किया था। कितने ही लोग वहाँ पर ड्रंक पड़े हुए थे। वेन्निंग कहता है, सीनियर आप ठीक तो होंगे ना? वांग जी नज़र से विंग को ही ढूंढ रही थी। कितने ही लोग वांग जी के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। जो ड्रंक थे उन्हें वांग जी अपने से दूर पुश कर दे रहा था। वांग जी बस विंग को लेके यहाँ से निकल जाना चाहता था। तभी वांग जी की नज़र एक पर्सन पर पड़ती है जिसने बहुत ही शैबी क्लॉथ्स पहन रखे थे और उसने हुडेड जैकेट पहन रखी थी ताकि उसका फेस न दिख सके। वांग जी के कदम अचानक से रुक से गए। वो कहता है, नहीं, ये मेरा विंग नहीं हो सकता है। मेरा विंग इस हालत में नहीं हो सकता है। मेरा विंग कभी भी। तभी जिस पर्सन को वांग जी देख रहा था उस पर्सन को एक दूसरे ड्रंक पर्सन ने तेज पंच मार दिया। तो वो पर्सन जिसको वांग जी विंग समझ रहा था वो अपनी चेयर पर से नीचे गिर पड़ा और उसका फेस बिल्कुल क्लियर हो गया। वांग जी और वेन्निंग दोनों की आईज शॉक से भर गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये कोई और नहीं विंग ही था। लेकिन विंग ने अपनी क्या हालत बना ली थी, उसकी क्या हालत हो गई थी। वो उस ड्रंक पर्सन से खुद को बचा क्यों नहीं पा रहा था? जो विंग इतना पावरफुल सोल्जर था कि उसके नाम से एनिमीज कांपते थे, वो विंग आज इतना वीक कैसे हो गया था? क्यों वो अपने लड़ नहीं पा रहा था? वो ड्रंक पर्सन फिर एक बार विंग को पंच करने जा रहा था, लेकिन तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और वापस उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ मारते हुए कहा, दूर रहो मेरे विंग से। वो जब पीछे मुड़ा यानी कि विंग की तरफ मुड़ा तो उसने देखा विंग टेबल पर जो ग्लास रखा हुआ था उससे ड्रिंक करने लगा था। वांग जी को पेन के साथ गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसने विंग का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कब से इतना वीक हो गए? तुम क्यों? तभी विंग ने वांग जी को धक्का दे दिया। ऐसा लगा जैसे कि वो वांग जी को पहचान ही नहीं पा रहा था और विंग वहाँ से उठ करके भागने लगा। वांग जी का हाथ साइड टेबल से लड़ गया था। उसके हाथ में भी चोट लग गई थी, लेकिन उसने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसके लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ था तो वो था विंग। वांग जी ने विंग को अपने से दूर जाने नहीं दिया क्योंकि वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो विंग को फिर से नहीं खो सकता था। वांग जी ने फिर एक बार विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, शांत हो जाओ। तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है? हाँ, तुम ऐसे मुझसे भागो जैसे कि तुम मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हो। विंग की आंखों में डर साफ साफ पता चल रहा था और ये भी पता चल रहा था कि वो वांग जी को पहचान नहीं पा रहा है। वेन्निंग भी शॉक्ड था। वो कहता है, सीनियर वे, लेकिन विंग ने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। तभी विंग ने वांग जी के हाथ पर कसकर बाइट कर लिया। वांग जी को तेज पेन होता है। विंग कुछ कह नहीं रहा था, बस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी से डरकर भाग रहा हो। वांग जी ने तभी विंग के चेहरे पर कसकर थप्पड़ मार दिया। विंग लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। वांग जी अपने आंसू को रोक नहीं पाया था। उसने ये क्या कर दिया था, लेकिन वो करता भी क्या? विंग उसके सुन नहीं रहा था। वांग जी के हाथ कांपने लगे थे। तभी उसने विंग की तरफ देखा और कहा, वेन्निंग, तुम जीप को स्टार्ट करो। मैं विंग को अपने साथ लेकर चल रहा हूँ और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वांग जी विंग को अपने आर्म्स में उठाए हुए था। तभी वहाँ 2 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम यहाँ पर ये मेस क्रिएट करके कहाँ जा रहे हो? इसका भुगतान कौन करेगा? वांग जी ने तभी उनकी तरफ गुस्से में घूर कर देखा और कहा, माइंड योर ओन बिजनेस। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा। वो विंग को वांग जी से अलग करना चाह रहा था और वांग जी ऐसा होने नहीं दे सकता था। ये एहसास होते ही कि विंग को खतरा था, वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने तभी विंग को टेबल पर धीरे से लेटा दिया। फिर उन बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़ा और बोला, ये पर्सन मेरा प्यार है, मेरा लाइफ पार्टनर है। अगर किसी ने भी मुझे इससे अलग करने की कोशिश की ना तो आई डोंट नो कि मैं उसके साथ क्या कर बैठूंगा। वांग जी के गले में
आर्मी का डॉग टैग पड़ा हुआ था। जैसे ही उन बॉडीगार्ड्स की नज़र उस पर गई, वो एकदम से पीछे हो गए। वो समझ गए कि वांग जी से पंगा लेना उनके लिए ठीक नहीं था। वांग जी ने विंग को उठाया और वहाँ से बाहर निकल गया। वेनिंग ने जब विंग की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी नज़रों में विंग की इमेज डाउन हो गई थी। वो यही सोच रहा था कि पता नहीं विंग के साथ इन पास्ट ईयर्स में क्या हुआ था। वांग जी ने विंग को बैक सीट पर बैठाया और उसके साथ वो भी जीप में बैठ गया। वेनिंग कहता है, सर मुझे लगता है कि हमें सीनियर को पहले लेकर हॉस्पिटल चलना चाहिए, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। वांग जी ने विंग को अपनी लैप में लिटा लिया था। उसने कहा, वेनिंग तुम बेस कैंप पर उतर जाना, मैं खुद से विंग को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। यह सुनकर वेनिंग ने कहा, लेकिन सीनियर। तभी वांग जी ने कहा, वेनिंग मुझे पता है कि तुम विंग की रिस्पेक्ट करते हो, उसे केयर करते हो, लेकिन विंग मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरा प्यार है। और वेनिंग मैं बस यही कहूँगा कि जब तक मैं किसी से ना कहूँ तब तक तुम विंग के बारे में किसी से भी नहीं बताओगे। ये सुनकर वेनिंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, सीनियर आप सीनियर वे को डॉक्टर के पास ले जाइए और इस बात से बेफिक्र रहिएगा, मैं किसी को भी उनके बारे में नहीं बताऊंगा। वेनिंग आर्मी बेस पर उतर जाता है। वो कहता है, सीनियर वे थैंक गॉड आप ठीक हो, आपको कुछ। तभी किसी ने वेनिंग के शोल्डर पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर वेनिंग चौंक जाता है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि मेंग्याओ खड़ा हुआ था। मेंग्याओ कहता है, वेनिंग सीनियर वांग जी इतनी जल्दी में थे और वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गए, तुम्हें यहाँ पर उन्हें क्यों छोड़ दिया? और मुझे तो लगा तुम लोग किसी काम से जा रहे थे, क्या वो अकेले थे या कोई और? तभी वेनिंग ने धीरे से बो किया और कहा, सीनियर मेंग्याओ, सीनियर वांग जी ने मुझे ड्रॉप कर दिया था, उन्हें कुछ ज़रूरी काम है तो वो चले गए हैं और वो अकेले ही थे। मेंग्याओ कहता है, वेनिंग क्या तुम सच कह रहे हो? आई मीन सीनियर वांग जी के साथ कोई भी नहीं था? मुझे तो लगता था कि उन्होंने सीनियर वे को खोने के बाद किसी न किसी को तो डेट करना शुरू कर दिया होगा। वेनिंग कोई सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो नर्वस भी था क्योंकि मेंग्याओ उसे कभी भी पसंद नहीं था। उसने तभी अपनी नज़रें ऊपर करी और कहा, सीनियर मेंग्याओ क्या आप सीनियर वांग जी पर शक कर रहे हैं? और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि सीनियर वांग जी किसी और के साथ डेट करेंगे? वो सीनियर वे से बहुत प्यार करते थे और आज भी वो प्यार करते हैं, प्लीज़ आप उनके प्यार पर शक मत करिए। ये सुनते ही मेंग्याओ फ्लिंच हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेनिंग उसे इस तरह से जवाब देगा। मेंग्याओ ने स्माइल किया और कहा, वेनिंग हम सब कॉमरेड्स हैं और मैं सीनियर वांग जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। तभी वेनिंग आगे बढ़ गया और बोला, सॉरी सीनियर, लेकिन मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर वेनिंग वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मेंग्याओ के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो बोला, वेनिंग तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगे हो, लगता है अब तुम्हारे परों को काटने का वक्त आ चुका है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि सीनियर वांग जी कुछ है जो छुपा रहे हैं हम सबसे। वांग जी विंग को डॉक्टर के पास न ले जाकर अपने अपार्टमेंट पर ले गया। ये वही अपार्टमेंट था जो उसने 7 साल पहले अपने और विंग के वेडिंग होने से पहले लिया था, क्योंकि उसने प्लान किया था कि वो विंग के साथ यहीं पर अपने आगे की लाइफ को बिताएगा, जहाँ पर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जहाँ पर ये अपार्टमेंट था वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। वांग जी ने विंग के फेस को कवर कर दिया था। वो विंग को लेकर अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुआ। वो बहुत ही स्पेशियस और खूबसूरत अपार्टमेंट था। वांग जी ने विंग को धीरे से बेड पर बैठाया। पूरी कोशिश कर रहा था वांग जी कि वो ना रोए, लेकिन वांग जी के आंसू उसकी आंखों का साथ नहीं दे रहे थे और बहते ही जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रूम में अंधेरा था, बस एक नाइट बल्ब ऑन था। वांग जी विंग के पास बैठ गया और उसने विंग को अपने गले से लगा लिया। वो कहता है, विंग तुम इतने सालों से कहाँ थे? हाँ कहाँ थे? तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। कोई ऐसा साल, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब विंग मैंने तुम्हें ना ढूंढा हो। विंग प्लीज़ जब तुम होश में आना तो मुझसे खुशी मत छुपाना। हाँ मैं जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो विंग की बॉडी कुछ हरकत सी करने लगी। ऐसा लगा कि विंग बहुत पेन में था। वांग जी तभी विंग के ऊपर से उठ गया। विंग बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहा था। वांग जी ने विंग को होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी नाइटमेयर में, यानी कि कोई डरावना सपना देख रहा था। वांग जी ने तभी विंग के फेस को अपने हाथ से टच किया तो उसने महसूस किया विंग की बॉडी तो बिल्कुल ठंडी पड़ती जा रही थी।
वांग जी ये देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से विंग को अपने बाहों में भर लिया और कहा, विंग, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। इन 7 सालों में सबने वांग जी से कहा था कि वो लाइफ में मूव ऑन करें। विंग अब इस दुनिया में नहीं है और वापस नहीं आएगा, लेकिन वांग जी ने इस बात को नहीं माना क्योंकि उसका दिल इस बात को मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुआ था। वांग जी कहता है, ये विंग की बॉडी इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है? नहीं नहीं, मैं मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विंग वांग जी का लाइफ पार्टनर था और साथ ही उसने और वांग जी ने एक दूसरे को मार्क किया था। वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स विंग को शांत कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे और वांग जी कर सकता था। वांग जी ने विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन किया तो देखा विंग के बॉडी पर चोटों के निशान थे और साथ ही नीडल मार्क्स भी थे। वांग जी ने जब विंग को टच किया तो विंग पेन से भर उठा। वांग जी ने कहा, विंग, ये तुम्हारे शरीर पर ये चोट के निशान कैसे आ गए? और ये तभी अचानक से विंग चिल्लाने लगा और बोला, दूर 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 रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हें जान ले लूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी विंग की हालत देखकर बेचैन सा हो गया था। जब उसने विंग को संभालने की कोशिश करी तो विंग ने उसे अपने नेल्स से स्क्रैच कर दिया। वांग जी ने तभी विंग को बहुत ही केयरफुली पकड़ा, उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन अप कर दिया और कहा, विंग, प्लीज़ होश में आओ। उसकी बॉडी से रिलीज हो रहे अल्फा फेरोमोन्स ने विंग को काम डाउन करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक से विंग की आंखें खुल जाती हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के बेहद करीब थे। वांग जी कहता है, विंग, तुम। तभी विंग बेड पर से ऊपर की ओर उठा और उसने कसकर वांग जी को अपने गले से लगा लिया। विंग बुरी तरह से शिवर कर रहा था। वांग जी उसकी पीठ को रब करने लगा। विंग कहता है, वांग जी, वो मेरा पीछा कर रहा है। वो मुझे मार डालेगा। वांग जी को समझ नहीं पा रहा था विंग ठीक ढंग से बोल क्यों नहीं पा रहा था सही से। वांग जी ने तभी उसका फेस अपनी तरफ किया और कहा, विंग, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? विंग ने तभी वांग जी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, वांग जी, प्लीज़ कुछ मत कहो। वो तुम्हें भी सुन सकता है, वो तुम्हें भी सुन रहा है। वो मेरी तो तुम्हारे साथ भी। वांग जी ने तभी विंग के हाथ को हटाया और कहा, विंग, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। कोई हमें नहीं सुन सकता, कोई हमें नहीं देख सकता है। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? हाँ विंग, प्लीज़। तभी विंग जोर से चीख पड़ा और बोला, हाँ हस्बैंड, वो मुझे जीने नहीं देगा, वो मुझे जान ले लेगा। उसे पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। वांग जी के बेचैनी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी वो तेज आवाज़ से बोला, विंग, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरी आंखों में देखो। यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कौन है? यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा। मेरा तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है, कोई तुम्हें कुछ चोट भी नहीं पहुँचा सकता, तुम्हें छू नहीं सकता कोई भी। विंग के आंसू बहने लगे थे। तभी उसने धीरे से वांग जी के फेस पर अपना हाथ रखा और कहा, हस्बैंड, ये तुम ही हो ना? तुम मेरे वांग जी हो ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? हाँ, शायद ही मेरा सपना ही है। मेरे हस्बैंड को तो लगता होगा कि मैं मर चुका हूँ। वो तो अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका होगा। हाँ, मैंने देखा है। वांग जी ने तभी विंग को बेड पर पुश कर दिया, कहा, विंग को झकझोरा और कहा, विंग, चुप हो जाओ। उसने विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर रखते हुए कहा, विंग, अब एक शब्द नहीं। विंग, गौर से देखो, मैं तुम्हारा वांग जी हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, और तुम्हारा वांग जी सिर्फ तुमसे प्यार करता है। विंग, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। विंग में ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग का माइंड उसके बस में नहीं था। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक डीप किस किया और कहा, विंग, क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा वहम हूँ? विंग, आई एम हेयर फॉर यू। विंग, प्लीज़ मेरे प्यार पर शक मत करो। तुम्हारी वजह से आज तक मैं चिंता हूँ विंग। तभी विंग के आंसू और ज़्यादा बहने लगे थे। वो कहता है, हस्बैंड, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। आई एम नॉट प्योर। मैं तभी वांग जी ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, तुम अब आगे कुछ नहीं कहोगे। अभी तुम पहले खुद को शांत करो, फिर हम आगे की बात करेंगे। विंग कहता है, हस्बैंड, तुम्हें मुझे डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही होगी ना, क्योंकि मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। वांग जी कहता है, विंग, प्लीज़ मेरे सब्र का और प्यार का इम्तिहान मत लो। विंग, तुम। तभी विंग ने कहा, तो हस्बैंड, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मुझे टच क्यों नहीं करना चाहते हो? हाँ, बोलो ना। वांग जी कहता है, विंग, बस अब चुप हो जाओ। ये सुनकर
विंग ने वांग जी को अपने से दूर पुश कर दिया और बेड पर से उठ गया। वो बेड से उठा और वहाँ से जाने लगा। ये देखकर वांग जी चौंक गया, बोला, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? तो विंग ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, वांग जी, उन्होंने सच कहा था कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे जब मैं तुम्हें सच बता दूंगा, और तुम्हें मुझसे डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही है। सच ही कहा था उन्होंने, सच कहा था उन्होंने। तो ये वांग जी ने विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितना ज़्यादा और किस तरह से मैं टच करना चाहता हूँ। विंग, तुम क्यों मुझे प्रोवोक कर रहे हो? आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू विंग। इतने साल बाद तुम मुझे मिले हो, जिंदा हो तुम, मेरा विंग मिले जिंदा है, और तुम ऐसी बातें मुझसे कह रहे हो। लेकिन विंग ने वांग जी की बात का जवाब नहीं दिया। तभी वांग जी ने विंग के फेस को अपनी तरफ किया, उसके लिप्स पर रफली किस करने लगा। बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था वो। वांग जी कहता है, विंग, आई डोंट वांटेड टू हर्ट यू, लेकिन बात अब तुम्हारे लिए मेरे प्यार पर आ गई है, तो मैं अब तुम्हें साबित करके ही रहूँगा कि मैं कितना ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरे प्यार में आज भी कोई कमी नहीं आई है। एंड डोंट रिग्रेट इट विंग। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारा हस्बैंड कितना क्रेजी है तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हें ये दिखा के ही रहूँगा विंग।